नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो रहेगी आपकी समास पर। और हिंदी में समास एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी। तो हम समास को देखेंगे आज समास क्या है और समास के भेद और कैसे जो है आप समास को पहचान पाएंगे। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप लोग दोबारा फिर समास को नहीं देखेंगे। आज की वीडियो में मैं जो है आपको समास कैसे याद करने हैं और कैसे आप इसको पता करेंगे कि कौन सा समास है, मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ट्रिक के साथ कि कौन सी ट्रिक के साथ आप जो है इन समास के भेदों को जो है डिफाइन कर पाएंगे। काफ़ी अच्छा वीडियो रहेगा, लास्ट तक बने रहें। और हर समास को मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा और एक बार आप देख लेंगे तो दोबारा आपको फिर देखने की आवश्यकता नहीं होगी, आप तुरंत ही पकड़ लेंगे कि कौन सा समास इसमें है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं और बताते हैं आपको समास के बारे में। और ये वीडियो जो है आने वाले जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले आपका जो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि समास का क्या तात्पर्य होता है और समास कितने प्रकार के होते हैं और इनकी ट्रिक क्या होती है। ठीक, तो देखिए दोस्तों, समास जो समास है, ठीक, हिंदी में जो समास है, ठीक, समास का मतलब होता है या इसका तात्पर्य होता है संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त। ठीक, क्या होता है? संक्षिप्त। तो समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्त, और जहां पर हम क्या करते हैं, कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रकट जहां पर करते हैं तो वहां पर समास, उसे हम समास कहते हैं। और एक चीज आप नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कभी कभी पूछ देता है शब्दों शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल से क्या बनता है? शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल से बनता है आपका समास। ठीक, और एक और होता है इसका इंपॉर्टेंट जो है, दूसरा है आपका वर्णों के मेल से क्या बनता है। ठीक, वर्णों के मेल से क्या बनेगा? वर्णों के मेल से क्या बनता है? संधि बनती है। ठीक है, क्या बनती है? संधि। ठीक, अब देखिए दो चीजें यहां पर लिखी हैं। देखिए समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण या संक्षिप्त से, और ये जो है शब्दों के मेल से जो बनता है उसे हम समास कहते हैं, और वर्णों के मेल से जो बनता है उसको हम संधि कहते हैं। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इससे आगे फिर आपका जो है समास के भेद, आपके समास के भेद कितने होते हैं? आपके 6 होते हैं। ठीक, 6 होते हैं। उसमें एक आता है आपका फर्स्ट अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। ठीक, दूसरा आता है आपका तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा आता है आपका, क्या आता है तीसरा? द्विगु समास। चौथा आता है आपका द्वंद्व समास। ठीक, फिर उसके बाद क्या आता है? पांचवा कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय। थोड़ा लिखने का इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रही, तो मैं आप समझ जाइए, कर्मधारय समास। ठीक, और छठा है आपका बहुब्रीहि समास। ठीक, बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों 6 प्रकार के समास होते हैं। अव्ययी भाव समास, ठीक, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। ठीक, तो समास के 6 भेद होते हैं जो मैंने आपको बताया अभी। और इसमें हम कैसे पता करेंगे कि निम्न में कौन सा आपका समास रहेगा और कैसे इसको आप पहचानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फिर इस ऑब्जेक्टिव पर चलेंगे। मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं कि कैसे आप इसको पहचानेंगे। सबसे पहले जो है आपका अव्ययी भाव समास जो होता है, अव्ययी भाव। ठीक, अव्ययी भाव समास में क्या होता है? देखिए अव्ययी भाव समास में
इसका प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। ये नोट कर लें, प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक, एक चीज तो ये होगी। ठीक, दूसरी चीज, दूसरा क्या रहेगा इसमें? दूसरा ट्रिक क्या रहेगी दूसरी इसमें? शब्द के आगे जो है आपका क्या लगा होगा? उपसर्ग लगा होगा, यानी कि शब्द के आगे उपसर्ग का प्रयोग। शब्द के आगे आपका क्या लगे रहेगा? उपसर्ग। उपसर्ग और पढ़ते आपने पढ़े होंगे। ठीक, उपसर्ग लगा रहेगा। ठीक, तो कैसे हम इसको पहचानेंगे? तो पहला पद प्रधान और शब्द के आगे जो है उपसर्ग लगा होगा। तो देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम लेते हैं आपका प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन, और एक और ले लेते हैं आजन्म। ठीक, अब देखिए प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में प्रति क्या है? एक उपसर्ग है। ठीक, आजन्म में जो है आ क्या है? एक उपसर्ग है। ठीक, तो ऐसा समास जिसका पहला पद प्रथम पद प्रधान होता है और शब्द के आगे जो है उपसर्ग लगा होता है, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। ये नोट कर लेना। ठीक, जैसे आपका प्रतिवर्ष है, प्रतिवर्ष में भी आपका प्रति क्या है? उपसर्ग है। ठीक, वैसे ही आपका यथाशक्ति है, जैसे यथाशक्ति, उसमें भी यथा जो है आपका क्या है? उपसर्ग है। ठीक, और एक कंडीशन और होती है, कभी कभी बच्चे जो हैं यहाँ पर डाउट कर जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लिखता हूँ, आप बताइए मुझे कि इसमें कौन सा समास है इसमें। ठीक है, इसमें मैं लिखता हूँ जैसे घर घर, जैसे धीरे 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 धीरे, तो इनमें जो है कौन सा समास होगा बताइए? तो बहुत से लोग इसमें क्या कर देते हैं? द्वंद्व समास कर देते हैं, और द्वंद्व समास क्या होगा? इसमें गलत होगा, ध्यान रखें। एक कंडीशन और है अव्ययी भाव समास में, उसमें ऐसा होता है कि जैसा आपका यहाँ घर घर आया है ना 2 बार, तो अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति या रिपीट हो कोई शब्द, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है, चाहे वो योजक चिन्ह लगे हो ना लगे हो। ठीक है, ये लगे हो ना लगे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे घर है, दोबारा फिर रिपीट होके क्या आ गया? घर ही आ गया। ठीक, वैसे धीरे है, धीरे के बाद फिर धीरे ही आ गया। तो यहाँ पर नोट कर लें, ऐसे शब्दों पर जो है आपका अव्ययी भाव होगा। ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, अव्ययी भाव। ठीक, अव्ययी भाव क्यों होगा? क्योंकि आपका जो शब्द है घर, ये रिपीट हो गया फिर घर ही हो गया, यानी कि अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। याद रखें, चाहे योजक चिन्ह आपके लगे हों न लगे हों। ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, इसको क्योंकि इसमें द्वंद्व समास के जैसा ही दिखता है, तो आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। और द्वंद्व समास में क्या होता है, देखिए इसी के आगे बताता हूँ। द्वंद्व समास में क्या होता है? शब्द जो है एक दूसरे के विलोम होते हैं। जैसे द्वंद्व समास में जैसे दिन रात, दिन रात, यहाँ पर योजक चिन्ह होगा, तो दिन और रात, इनके दिन का विलोम है रात, तो ऐसे ही विलोम जिसमें होगा वो आपका द्वंद्व समास होगा, लेकिन दिखेंगे सेम, योजक चिन्ह। लेकिन इसमें एक कंडीशन है अव्ययी भाव समास में, जो पहला शब्द है वही फिर दोबारा रिपीट होकर वही शब्द आएगा और बीच में योजक चिन्हों का प्रयोग होगा, तो वहां पर अव्ययी भाव होगा। जहां पर योजक चिन्ह भी होगा लेकिन विलोम शब्द होंगे एक दूसरे के, जैसे दिन और रात है। और एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं इसमें, देखिए द्वंद्व का ले रहा हूं मैं आपको। द्वंद्व और अव्ययी भाव में अंतर जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे अव्ययी भाव है, अव्ययी भाव और आपका जो द्वंद्व समास है, इसमें अंतर यही होता है। देखिए इसमें जो है रिपीट होंगे वर्ड सेम, यानी कि जैसे मैंने बताया घर, आपका घर घर। ठीक, धीरे धीरे, ठीक है, क्या होगा? धीरे धीरे, योजक चिन्ह होगा। तो ये
एक शब्द जो है, पहला शब्द रिपीट होके फिर दूसरे में वही शब्द आता है तो वहां पर अव्ययी भाव होगा, ठीक। लेकिन द्वंद्व में क्या कंडीशन होती है, द्वंद्व में भी सेम रहता है। देखिए दिन, दिन का हमने क्या कर दिया, दिन रात, इसमें आपका क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। क्यों? क्योंकि दिन का विलोम है रात, ठीक। वैसे एक एग्जाम्पल और ले लें, जैसे गुण दोष होता है, गुण योजक चिन्ह दोष, गुण दोष होता है, ठीक। ये इसका विलोम है, ठीक। यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, कि अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास में यही अंतर होता है, ठीक है। इसमें जो है शब्द रिपीट होंगे, सेम शब्द आएंगे रिपीट होके, और योजक चिन्हों का प्रयोग होगा, अव्ययी भाव होगा। यहाँ पर योजक चिन्हों का प्रयोग होगा, लेकिन एक शब्द दूसरे शब्द का क्या होगा, विलोम होगा, ठीक। क्लियर, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो अव्ययी भाव समास आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ मैंने आपको द्वंद्व समास भी बता दिया। और द्विगु समास का क्या होता है आपको बता देता हूँ। द्विगु समास वो इसलिए पहले बता रहा हूँ क्योंकि आगे एक्सरसाइज है, तो उसमें आप जो है अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए द्विगु, द्विगु समास में क्या होता है, देखिए इसमें जो है पूर्व पद जो है, पहला पद जो है संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक, ठीक। संख्यावाचक होता है पहला पद, ठीक है। पहला पद संख्यावाचक द्विगु समास में होता है। जैसे आपका एग्जाम्पल ले लें इसमें, जैसे नवग्रह, नवग्रह, दोपहर, 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 ठीक। अब इसमें देखिए पहला पद क्या है, नौ, नवग्रह, पहला नौ मतलब नौ, 9, और यहां पर दोपहर मतलब दो, दोपहर कितने, दो, ग्रह कितने, नौ ग्रह, नौ ग्रह, ठीक। ऐसे ही एक एग्जांपल और देख लेते हैं। पंचतंत्र, पंचतंत्र, पंच मतलब पांच, तंत्र कितने, पांच। तो पहला पद जिसका संख्यावाची होता है वहां पर द्विगु समास होता है, ठीक है, याद रखें। एक और ले लो, तिरंगा, तिरंगा यानी कि तीन रंग, ठीक, तीन। तो पहला पद क्या होगा इसमें, संख्यावाची होगा द्विगु समास में, ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद देखते हैं आपका द्विगु समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया, ठीक। अब बचा आपका कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास जो है आपका, कर्मधारय, कर्मधारय समास में क्या होगा, देखिए कर्मधारय समास जो होगा, जो किसी भी चीज की विशेषता बताता हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कि विशेषण और विशेष्य वाला समास भी कर्मधारय समास ही है। यहां पर क्या आता है, विशेषण, विशेषण यानी कि एडजेक्टिव जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, विशेषता बताने वाला, और इसकी प्रधानता रहती है किसकी, विशेषण की, ठीक। और इस समास को, कर्मधारय समास को विशेष और विशेषण, विशेष, विशेष और विशेषण, ये दोनों जिसमें आएंगे वो आपका कर्मधारय समास होगा। और कैसे बताएगा विशेषता, यानी कि प्रधानता किसकी होगी, विशेषण की होगी। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कर्मधारय के। एग्जाम्पल क्या होंगे कर्मधारय के, देखिए पहला एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे चरण कमल, चरण कमल। दूसरा ले एग्जाम्पल आपका चंद्रमुख, चंद्रमुख, ठीक है। जैसे दो एग्जाम्पल है आपके। अब यहाँ पर कर्मधारय समास कैसे होगा, तो इसमें विशेषता बताई जाती है, यानी कि किसी वस्तु की विशेषता, किसी भी चीज की अगर विशेषता जहां पर बताई जाती हो वहां पर कर्मधारय हो गया, आंख बंद करके लगा सकते हैं आप। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर चरण कमल है, यहाँ पर चरण किसके समान है, कमल के समान है, ठीक। यानी कि विशेषता कमल बता रहा है चरणों की, ठीक। वैसे ही चंद्रमुख है, मुख किसके समान है, चंद्र के समान है, चंद्रमा के समान है।
ठीक। और एक एग्जाम्पल और बता देता हूं आपको, जैसे महात्मा, महात्मा में कौन सा समास होगा बताइए? महात्मा में भी कर्मधारय समास होगा। कैसे? आत्मा कैसी है? आत्मा कैसी है? महान है, महान। ठीक। तो यहां पर ऐसा समास जो किसी भी चीज की विशेषता बताता हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और इस समास में विशेषण प्रधान होता है, और जहां पर विशेष और विशेषण वाला जो समास आएगा क्वेश्चन में, तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आपका अगला जो है बहुब्रीहि समास, जो काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक। बहुब्रीहि समास में क्या होता है देखिए, अगला देखिए कौन सा है? बहुब्रीहि, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास। ठीक। बहुब्रीहि समास। ठीक है। अब बहुब्रीहि समास का कैसे होगा देखिए, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास, इसमें क्या होगा देखिए, इसमें इस समास में, अब देखिए इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, और ये जो है एक तीसरा अर्थ, तीसरा पद देता है। ठीक। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई पद प्रधान, राइटिंग थोड़ा ऐसी है, ठीक है, आप समझ जाए, कोई पद प्रधान नहीं है, यानी कि नहीं, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक, होता है। तो बहुब्रीहि समास की एक विशेषता, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एक तीसरा अर्थ आता है, या तीसरा पद या तीसरा अर्थ निकलता है। ठीक। जैसे आपका एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, जैसे पहला है लंबोदर, लंबोदर। ठीक। दूसरा आपका दशानन, दशानन। तीसरा एग्जाम्पल नीलकंठ। तो देखिए दोस्तों, तो ये हैं आपके एग्जाम्पल बहुब्रीहि समास के। तो इसमें एक तीसरा अर्थ निकल के आता है, वही पद प्रधान होगा, तीसरा पद। ठीक। तो देखिए लंबोदर है, यानी कि लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश। ठीक। तो यहां पर जो है कहीं पर भी गणेश नहीं है, देखिए इसमें गणेश लिखा है नहीं लिखा है, लंबोदर लिखा है। तो तीसरा अर्थ क्या निकला? गणेश निकला। लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश। वैसे ही दूसरा देखिए दशानन। ठीक। दशानन देखिए 10 मुख हैं जिसके, दशानन मतलब 10, आनन मतलब मुंह, यानी कि 10 मुंह हैं जिसके, अर्थात रावण। तो यहां पर कहीं रावण नहीं आया, तो तीसरा अर्थ क्या निकल के आया? रावण आया। ठीक। वैसे ही नीलकंठ। ठीक। कंठ है जिसका नीला, अर्थात भगवान शिव। तो तीसरा अर्थ निकल के आया। तो बहुब्रीहि समास में, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं, वही तीसरा पद प्रधान होता है, वहां बहुब्रीहि समास होता है। ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब है आपका लास्ट, आई थिंक, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष, तत्पुरुष समास में क्या होता है देखिए, सीधे तो आपको समझ जाना, इसका दूसरा पद, दूसरा पद, सेकंड पद, इसमें क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक। या उत्तर पद भी आ सकता है, उत्तर पद आएगा वो भी प्रधान होगा। ठीक है। उत्तर पद, उत्तर पद क्या होगा? प्रधान होगा, या आपका दूसरा पद प्रधान, एक ही चीज है। ठीक। और एक इंपॉर्टेंट इसमें कंडीशन है, कारक, कारक चिन्हों का यूज होता है इसमें, कारक चिन्हों का प्रयोग, कारक चिन्हों का लोप होता है। ठीक। तो कारक चिन्ह अपने कारक पड़े होंगे,
कितने कारक होते हैं आप जानते होंगे, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ठीक। तो उन कारक चिन्हों का इसमें प्रयोग होता है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ऐसे आपके जो है इसमें शब्द आएंगे। उदाहरण के लिए तत्पुरुष समास के उदाहरण क्या होंगे आपका, जैसे राजकुमार, राजकुमार, फिर उसके बाद दूसरा लिखिए राजपुत्र, राजपुत्र, ठीक। और यश प्राप्ति, यज्ञशाला, कितने आ जाएंगे आपके, ठीक। तो दो आपके इसके एग्जांपल देख लीजिए, जैसे राजकुमार है तो राजा का कुमार, वैसे ही राजपुत्र में क्या होगा, राजपुत्र में राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो यहां पर देखिए राजा का पुत्र, का क्या है, कारक चिन्ह है यहाँ पर, राजा का पुत्र, राजा का कुमार, राजा का पुत्र, का जो है यहाँ पर क्या है, कारक है। वैसे ही आपका यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, तो वहां पर के लिए क्या आ जाएगा आपका, कारक के लिए, कारक कौन सा कारक आएगा, संप्रदान कारक आ जाएगा, ठीक। इन दो में क्या है, का, ठीक। राजा का और यश को पूर्ण, आपका जैसे यश प्राप्ति कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि यहाँ पर कारक चिन्हों का प्रयोग होता है और दूसरा पद या उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक। तो दोस्तों ये थे समास, और समास के जितने भी मैंने आपको 6 प्रकार हैं उनके बारे में बताया, और ये 6 प्रकार जो हैं आपके अमूमन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अब हम चलेंगे इसकी एक्सरसाइज पर। आई थिंक आपको एक्सरसाइज करने में जो है हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपने 6 प्रकार के जो समास हैं उनको अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है। तो पहला क्वेश्चन है, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों को मिलकर, मैंने बताया था शब्दों से मिलकर क्या बनेगा आपका, समास बनेगा, ठीक। और वर्णों से मिलकर क्या बनेगा, संधि बनेगी, मैंने पहले बताया था आपको, ठीक। तो क्या हो जाएगा, समास, ठीक। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अभी बताया था मैंने, संक्षेप होता है, ठीक। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा पद अव्ययीभाव समास है, प्रति देना मैंने बताया था आपको, प्रति क्या है यहाँ पर, उपसर्ग है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो है अव्ययीभाव समास होगा। आगे देखिए 4 वाला क्वेश्चन जो है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं। अभी बताया था मैंने कि जिसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, कौन सा समास होता है, वहां भी बताया था, बताइए कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है, अभी बताया था, कर्मधारय समास, ठीक। आगे देखिए, निम्नलिखित में कर्मधारय समास किसमें है, किसमें है, नीलोत्पलम, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां कौन सा समास होता है, अभी बताया था मैंने, बहुब्रीहि समास ऐसा समास है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ठीक। ये जो है एक तीसरा अर्थ निकालता है, तीसरा पद निकलता है इसमें, जैसे आपको मैंने अभी बताया था बहुब्रीहि समास में लंबोदर, दशानन, पीताम्बर, नीलकंठ, ये क्या है, उदाहरण है आपके बहुब्रीहि समास के, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जितेंद्रिय में कौन सा समास है, इंद्रियों को जीतने वाला, ठीक, बहुब्रीहि समास, ठीक। 8वां देखिए, देवासुर में कौन सा समास है, कौन सा समास है देवासुर में, देव और असुर, द्वंद्व समास, ठीक, अपोजिट है, मैंने बताया था आपको। उसके बाद देखिए अगला 9 वाला देखिए, देशांतर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, ठीक। उसके बाद 10 वाला देखिए, दीनानाथ में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है दीनानाथ में, ठीक। आगे चलिए 11, अभी बताया था मैंने आपको, मुख दर्शन में कौन सा समास है आपका, तत्पुरुष समास, कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। अगला देखिए 12वां, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है आपका, पंचानन, पंचानन, ठीक।
तो पहला पद संख्यावाचक होता है, ठीक, तो वो होता है आपका कौन सा समास, द्विगु समास, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास कह रहा है, तो पंचानन, इसमें तीसरा अर्थ निकल के आएगा, ये है आपका बहुब्रीहि समास, ठीक। आगे देखिए 13वां जो है निशाचर, निशाचर में क्या होगा समास, बहुब्रीहि समास, ठीक। अगला देखिए चौराहा, ठीक है, चौराहा कौन सा समास हो जाएगा, सीधे द्विगु समास हो जाएगा। पहला पद जो है संख्यावाचक है, संख्यावाचक है ना पहला पद, चौराहा 4, ठीक। उसके बाद देखिए 15 वाला दशमुख में कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास, ठीक। उसके बाद देखिए 16 वाला सुपुरुष में कौन सा समास होगा, आपका कर्मधारय समास, ठीक। आगे देखिए 17 विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, अभी बताया था मैंने, कर्मधारय समास बनता है, ठीक है, जो विशेषता बताता है किसी भी चीज की। उसके बाद देखिए 18 निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन करना है। तो किसमें है, किसका पहला पद संख्यावाचक है, इसका नहीं है, ये भी नहीं है, आजीवन नहीं है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सप्ताह, सप्ताह मतलब 7 से मतलब है, तो संख्यावाचक। उसके बाद देखिए 19 वाला किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है, वो है आपका तत्पुरुष। किसमें सही सामासिक पद है, दिवारात्रि, ठीक। उसके बाद द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, देखिए दिन रात, मैंने बताया था आपका दिन रात कौन सा है, द्वंद्व हो गया, ठीक। चतुरानन में क्या हुआ आपका, कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो त्रिभुवन, ठीक है, तीन संख्यावाचक, याद रखें। आगे चलते हैं 22 पर, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण बताना है आपने, क्या है, रुपया पैसा, ठीक। चौराहा में कौन सा समास है, द्विगु समास है। पीताम्बर में कौन सा है, बहुब्रीहि समास है, ठीक। आगे चलते हैं 23 में, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा, शक्ति के अनुसार, ठीक है। अव्ययी भाव समास मैंने बताया था आपको, जिसका पहला पद जो है प्रधान होता है और साथ में उपसर्ग लगा होता है शब्द के आगे, उपसर्ग, ठीक। आगे चलते हैं, पाप पुण्य में कौन सा समास है, बहुत इजी है, देखिए आप समझ गए होंगे, आप योजक चिन्ह भी लगे हैं, पाप का विलोम पुण्य, ठीक, तो क्या होगा, द्वंद्व समास होगा, ठीक। अगर यहाँ पर पाप पाप होता, यहाँ पर जैसे पाप डैश पाप, तो क्या होता वहां पर, तो वहां पर कौन सा अव्ययी भाव समास हो जाता, ठीक। तो यहाँ पर एक ही कंडीशन है द्विगु समास में, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं, ठीक। आगे चलते हैं लंबोदर, अभी बताया बहुब्रीहि समास, ठीक, इजी है। उसके बाद देखिए देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, तत्पुरुष कारक चिन्ह आया है के लिए, ठीक। उसके बाद देखिए 27 परमेश्वर में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, ठीक। उसके बाद देखिए 28 अनायास में कौन सा समास है, नई समास है इसमें, ठीक। उसके बाद देखिए गौशाला में कौन सा समास होगा, आपका तत्पुरुष समान। आगे देखिए आ गया नवग्रह, ग्रह कितने, 9 ग्रह, पहला पद क्या है, संख्यावाचक है, 9 का बोध करा रहा है, किसका बोध करा रहा है, 9 का बोध करा रहा है ना, तो यहाँ पर द्विगु समास। उसके बाद देखिए विद्यार्थी में कौन सा समास है, देखिए तत्पुरुष समास, ठीक। उसके बाद देखिए कन्या को दान, कन्यादान, तत्पुरुष। उसके बाद देखिए साग पात, कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। देखिए फिर कर्मधारय का आ गया नील कमल, कमल कैसा है, नीला, तो विशेषण और विशेष्य बताया था आपको अभी, कर्मधारय, ठीक। उसके बाद देखिए चतुर्भुज में बहुब्रीहि समास। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि पहला पद संख्यावाचक है, ठीक है। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं है, 4 भुजाओं वाला कौन, अर्थात भगवान ब्रह्मा, ठीक। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए भाई बहन
आपका भाई बहन कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक, उसके बाद देखिए 37 वनवास में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, वन के लिए वास। ठीक, वनवास तत्पुरुष, अब कारक चिन्ह का लोप है। ठीक, उसके बाद देखिए पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास होगा? पंचवटी में बहुब्रीहि समास। ठीक, आगे चलते हैं। पीतांबर में कौन सा होगा? बहुब्रीहि होगा, भी बताया था मैंने। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण, कौन सा होगा? तीसरा अर्थ निकल रहा है ना, तो आपका पीतांबर में बहुब्रीहि समास होगा। ठीक, आगे चलते हैं 40 में। नरोत्तम नरोत्तम में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष होगा। आजन में फिर आपका उपसर्ग वाला आ गया। देखिए आजन में शब्द का उदाहरण, किसका उदाहरण है आजन में? अव्ययी भाव का है, मैंने बताया था। आ क्या है इसमें? उपसर्ग है, उपसर्ग। ठीक, तो कौन सा समास हो गया आपका? अव्ययी भाव। ठीक, उसके बाद देखिए 42 युधिष्ठिर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। ठीक, उसके बाद देखिए गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी, तत्पुरुष समास। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ठीक है, उसके बाद देखिए त्रिफला, त्रिफला पहला वर्ड संख्यावाचक, कितनी बार बता दिया आपको याद आ गया होगा? द्विगु समास। ठीक, पहला त्रिफला मतलब 3, सीधे द्विगु समास कर देना आप। ठीक, उसके बाद देखिए 46 तन मन धन में कौन सा समास है? आपका द्वंद्व समास है। ठीक, चक्रपाणी में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि होगा। हाथों में जिनके चक्र हो, अर्थात भगवान विष्णु। ठीक, आगे चलते हैं। पाप पुण्य आ गया। देखिए पाप पुण्य क्या समास होगा? इसमें द्वंद्व समास होगा, मैंने बताया था। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है? यहाँ पर कौन सा समास होता है? आपका द्वंद्व समास होता है। ठीक, फिर देखिए पंचवटी में आपका द्विगु समास। 50 वाला देखिए मृग नयनी में कौन सा समास होगा? नयन किसकी तरह है? मृग की तरह है, तो कर्मधारय समास। ठीक है, विशेषता बता रहा है। उसके बाद देखिए, चलिए 50 क्वेश्चन थे इसमें। आई होप आपको समझ में आया होगा आज का ये टॉपिक समास का। तो इसको एक बार अगर जल्दी मैंने आपको बताया है तो आप इसको स्लो करके आराम से देख लें। एक बार इसको अच्छे से देख लें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे डिफाइन करना है तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व में कैसे आप क्लियर करेंगे। मैं आपको एक वैसे बता देता हूँ। देखिए अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद प्रधान और पहला शब्द के आगे उपसर्ग लगता है। एक कंडीशन है उसमें कि योजक चिन्हों के साथ अगर एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है दोबारा, तो वहां पर भी जो है आपका अव्ययी भाव ही होगा। ठीक, जैसे पाप पाप, हानि हानि, योजक चिन्ह भी लगे होंगे लेकिन होगा अव्ययी भाव। इसमें कंफ्यूज मत करना, इसमें द्वंद्व मत कर देना। ठीक, द्वंद्व समाज में जो है योजक चिन्ह का यूज तो होगा लेकिन एक शब्द दूसरे का क्या होगा? अपोजिट होगा, यानी कि विलोम होगा। ठीक, और द्विगु समास जानते हैं आप, संख्यावाचक पहला पद संख्यावाचक होता है। बहुब्रीहि समास का पता है आपको, दोनों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता लेकिन तीसरा पद निकल के आता है, जैसे लंबोदर, दशानन, चतुर्भुज। ठीक, उसके बाद क्या रह गया आपका? कर्मधारय समास रह गया। किसी भी चीज की विशेषता जो बताता है वो कर्मधारय समास होता है, जिसमें विशेष्य और विशेषण दोनों होते हैं, उसको हम कर्मधारय समास बोलते हैं। जैसे चरण कमल, चंद्रमुख, मैंने बताया था आपको। ठीक, और ये था आज का आपका टॉपिक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए आने वाले एग्जामों के लिए। और एक बार देखिए इसको अच्छे से, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।